नमस्ते YouTube के मेरे सभी दोस्तों, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो शायद UPSC की तैयारी कर रहे हों या सामान्य लोग जिन्हें मेरे चैनल के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप सभी के लिए आज कुछ शब्दों को लेकर मैं आई हूँ। दरअसल हमारा ये जो विश्व है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 45 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरा था, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और इस दौरान पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी कैपिटलिस्ट ब्लॉक था तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था। और इनके बीच में जो तनाव था, जो वैचारिक मतभेद के कारण था और कुछ अन्य कारण भी थे जिन्होंने दोनों गुटों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन ये संघर्ष डायरेक्ट वॉर के माध्यम से नहीं था, सीधे युद्ध नहीं होता था, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध कार्यवाही की जाती थी। प्रचारात्मक साधनों से या आर्थिक साधनों से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, षड्यंत्र रचना, तो कूटनीतिक मनोवैज्ञानिक तरीके से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कि शीत युद्ध जब मैं क्लास में पढ़ाती थी, अब तो नहीं ऐसा होता, लेकिन जब पहले आज से लगभग 7-8 वर्ष पूर्व जब मैं पढ़ाती थी और मैं पूछती थी या इम्तहान की कॉपी चेक करती थी, तो इक्का दुक्का मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो ये ज़रूर कहते थे कि शीत युद्ध जाड़े के दिनों में लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो बाद में मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछती भी थी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको ये गलत फहमी हो कि ये जाड़े में लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शीत युद्ध का मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, कि डायरेक्ट वॉर नहीं है, सीधे शस्त्रों से लड़ाई नहीं होती है, आमने सामने की लड़ाई नहीं है, छुप कर वार करने वाली लड़ाई है, जिसमें दूसरे देश को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, अपने प्रभुत्व को कैसे बढ़ाया जाए और दूसरे जो देश है, ब्लॉक है, उसके प्रभुत्व को कैसे कम किया जाए। और इसीलिए अमेरिका ने कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की पॉलिसी को 1945 के बाद अपनाया। तो वही सोवियत संघ ने अब साम्यवाद के प्रसार की नीति को अपनाया और पूरा उस दौरान जो काम हो रहा था वो इसी दिशा में था, जो तनाव को और बढ़ा रहा था। आर्म्स रेस को भी इसने जन्म दिया, क्योंकि वन अपमैनशिप को फॉलो किया जा रहा था कि अगर एक कुछ बना रहा है शस्त्र तो दूसरा उससे बेहतर शस्त्र बनाएगा। तो ये जो वन अपमैनशिप की रेस थी, उसने 45 वर्षों तक पूरे विश्व को एक तनाव के अंदर रखा और दो खेमों में बांट के रखा। अच्छी बात यह है कि अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है, या कहिए ग्लोबल शीत युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि रीजनल लेवल पे तो अभी भी कोल्ड वॉर है। अगर आप एशिया में देख लीजिए तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। तो जब तक शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहेगा, जब तक स्टेट्स पावर मैक्सिमाइजर्स बने रहेंगे, जब तक वो बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोल्ड वॉर को हम ख़त्म मान सकते हैं, समाप्त मान सकते हैं। तो ये जो भू राजनीतिक तनाव की अवधि जिसके बारे में हमने बात की, लगभग 45 वर्ष, उस दौरान बहुत सारे शब्द उभर कर आते हैं नीतियों के रूप में, पॉलिसीज़ के रूप में, जिनके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसमें एक तो आपको मालूम होगा नाटो और वार्सो पैक्ट के बारे में। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका के द्वारा
किया गया था अपने सहयोगी देशों के साथ में, जिसमें मोस्टली वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ थी। और इसके माध्यम से नाटो के अंदर जो देश शामिल थे उनको एक प्रकार की गारंटी थी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी वॉर्सो पैक्ट साइन कर लिया था। वॉर्सो पैक्ट जो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में साइन किया गया था, और इसके माध्यम से यूएसएसआर ने गारंटी दी थी अपने सहयोगी देशों को, अपने ब्लॉक में शामिल देशों को, जिसमें मोस्टली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इनको सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। तो 1948 में नाटो पर साइन किया गया, और उसका जो विस्तार है वो आगे भी होता रहा, और वॉर्सो पैक्ट पर 1955 में साइन किया गया। ये दोनों ही पारस्परिक रक्षा समझौते थे। तो कोल्ड वॉर यहाँ से आपको शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और शब्दों की बात करें तो ट्रूमन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, जिसमें ट्रूमन ने जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी या वॉर के दौरान जिन कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा था, एक्सेप्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ एंड यूएसएसआर, उनको आर्थिक सहायता देने की नीति को अपनाया था। और इसी में एक मार्शल योजना भी थी, जिसके माध्यम से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी एक्सेप्ट यूएसएसआर, उनको आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई थी। ये योजना वर्ष 1947 में अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने बनाया था। इट वाज यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ERP। और जैसा हमने बताया कि इसमें आवश्यकता अनुसार आर्थिक और वित्तीय मदद की बात कही गई। तो एक तरह से ये ट्रूमन के जो सिद्धांत था उसी का एक विस्तारीकरण था, उसी का एक्सपेंशन था। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर ने कॉमिनफॉर्म का गठन कर लिया। कॉमिनफॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके द्वारा इसने कम्युनिज्म, साम्यवाद के प्रचार और प्रसार की नीति को अपनाया। बेलग्रेड में इसे साइन किया गया था और 1947 में इसे बनाया गया था। तो सोवियत संघ ने मार्शल योजना का जो बेसिक आइडिया था, विच वाज डॉलर इम्पीरियलिज्म, उसकी आलोचना की और इसका यानी कॉमिनफॉर्म का निर्माण किया। ये जो कॉमिनफॉर्म बनाया गया था ये मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों जहाँ पर कम्युनिज्म था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, उनको एक साथ रखने के लिए और साथ ही साथ दूसरे देशों में जहाँ पर कम्युनिज्म नहीं था वहाँ पर कम्युनिज्म के प्रसार और प्रचार के लिए। इसके साथ ही कॉमिनटर्न का भी निर्माण किया गया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसका काम था दूसरे देशों में जहाँ कम्युनिज्म नहीं है वहाँ पर इस प्रकार की कार्यवाही करना कि वहाँ कम्युनिज्म आ सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, कॉमिनफॉर्म एंड कॉमिनटर्न। इसके अलावा आयरन कर्टेन, जो बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। आयरन कर्टेन, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, लोहे का आवरण कैसे हो सकता है, लोहे का पर्दा कैसे हो सकता है। तो आयरन कर्टेन का मतलब क्या है? अगर आप आयरन कर्टेन को विजुलाइज करें तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम एक लोहे का आवरण एक कमरे में बीच में लगा दें तो उस आवरण के आर पार न कुछ सुनाई देगा और न दिखाई देगा। टोटल ब्लैंकनेस, टोटल डार्कनेस होगी दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया उसके बाद यूएसएसआर ने जो ईस्ट यूरोप था और वेस्ट यूरोप था, ईस्ट यूरोप जहाँ पर कम्युनिज्म था और वेस्ट यूरोप जहाँ पर डेमोक्रेसी थी और ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म था और वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, तो उसने इन देशों के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच में
उसने एक आयरन कर्टन ड्रॉ कर दिया, यानी दोनों के बीच में जो संपर्क था उसको समाप्त कर दिया। तो देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन नॉन कम्युनिस्ट वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड कम्युनिस्ट ईस्ट एंड मिडिल यूरोप कंट्रीज। इसको ही एक आयरन कर्टेन कहा गया कि राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा कर दिया गया इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो कहा जाता था उस समय कि यूरोप में एक आयरन कर्टेन ड्रॉ हो गया है और पश्चिम और पूर्वी यूरोप के देश एक दूसरे से किसी प्रकार का संचार, किसी प्रकार का संवाद नहीं रख रहे हैं। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया था। तो चर्चिल वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी एंड ही वॉज वन ऑफ द यू कैन से ही वॉज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर बिहाइंड कोल्ड वॉर, क्योंकि उस समय हमारे जो नेता थे, चाहे वो रूजवेल्ट रहे हों, चाहे वो चर्चिल रहे हों, इन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिसने कि कोल्ड वॉर को, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स स्टालिन थे जिनकी पॉलिसीज़ ने कोल्ड वॉर को बढ़ावा देने का काम किया। तो इस आयरन कर्टन से क्या हुआ कि जो इस आयरन कर्टन के पूर्वी तरफ जो देश थे, जो सोवियत संघ से जुड़े थे या उससे प्रभावित थे, वो पश्चिमी देशों से जो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी थे उनसे अलग हो गए। एंड दिस आयरन कर्टन वॉज ड्रॉप्ड ओनली इन 1989। कैसे 1989 में कैसे, आप सब जानते हैं कि 1989 विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों? क्योंकि इस समय कोल्ड वॉर समाप्त होता है। कोल्ड वॉर जो आपने देखा 1945 में शुरू हुआ और उसके बाद 1961-62 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका में आए और इधर सोवियत संघ में ख्रुश्चेव आए जिन्होंने डीस्टालिनाइजेशन किया और साथ ही उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस का विचार दिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ख्रुश्चेव ने यह माना कि विश्व में हम विभिन्न देश साथ में रह सकते हैं। तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ ने विश्व की राजनीति को प्रभावित किया और 62-63 से लेकर 69 तक का जो पीरियड है उसको कोल्ड वॉर में शिथिलता का पीरियड कहते हैं, तनाव शैथिल्य का समय कहते हैं, यानी दित्ता का पीरियड कहते हैं। दित्ता की जब हम बात करते हैं तो उसे हम दो फेजेस में बांटते हैं। एक जो पैसिव पीरियड था, निष्क्रिय काल था, जिसकी अभी मैंने बात की 62-63 से 69, यानी कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिन्होंने तनाव को कम किया। स्पेसिफिकली उन्हें तनाव को कम करने के लिए तो नहीं किया गया था, बट these treaties or these actions led to the reduction of tension between the two blocks। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1970 से लेकर 78 तक कई ऐसे कार्य हुए, डायरेक्टली ऐसे काम किए गए जिनके वजह से तनाव कम हुआ, तनाव में शिथिलता आई। और चूँकि ये काम इसी वजह से किए गए थे, डायरेक्टली किए गए थे, इसलिए इसको हम एक्टिव फेज ऑफ दित्ता कहते हैं, दित्ता का सक्रिय समय कहते हैं। जैसे इस दौरान साल्ट 1, साल्ट 2 संधियां साइन की गई, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, फिर स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किया गया, चीन को मान्यता दी गई, अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। तो ये जो कारण थे तनाव के, दोनों जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया, तो विश्व ने चीन को रिकग्नाइज किया, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया, और इस तरीके से जो तनाव था वो कम किया गया। और अब जो पीरियड शुरू हुआ वो था आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, इन जो इंटरडिपेंडेंस एट इकोनॉमिक लेवल,
जिसको हमारे जो लिबरल थिंकर्स हैं, न्यू लिबरल्स हैं, उन्होंने नाम दिया कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ गई अब राज्यों के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि 78 में सेकेंड कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई। और अब जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, इट वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर वर्जन ऑफ द कोल्ड वॉर। और डिफरेंट इसलिए था कि इट वाज मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय था। यानी यहाँ अब की जो शक्ति के केंद्र थे वो अब कई हो गए थे। केवल अमेरिका और यूएसएसआर ही नहीं थे, या पूंजीवादी या साम्यवादी गुट ही नहीं थे। अब गुट के अंदर भी कुछ पावर के जो पोल्स थे वो उत्पन्न हो गए थे। जैसे एक और साम्यवादी गुट में चीन सामने आ रहा था, वो रूस को चैलेंज कर रहा था। तो दूसरी ओर आप अगर वेस्टर्न ब्लॉक में देखें या अमेरिका के ब्लॉक में देखें तो वहाँ फ्रांस आगे आ रहा था। चार्ल्स डिगॉल राष्ट्रपति बने, उसके बाद फ्रांस अपने आप को असर्ट कर रहा था। इसके अलावा जापान, इसके साथ साथ जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, यानी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, वो भी अपने नंबर की वजह से 100 के ऊपर उनका नंबर था, तो अपने नंबर की वजह से दे वर ऑल्सो हैविंग सम वॉइस। तो ये एक जो व्यवस्था उत्पन्न हुई वो बहुध्रुवीय व्यवस्था थी। तो अभी हम द्विध्रुवीय व्यवस्था में थे, बाइपोलर सिस्टम में थे। लेकिन अब न्यू कोल्ड वॉर में हम देखते हैं कि अब मल्टीपोलर सिस्टम वर्ल्ड का हमें दिखाई देता है। और उसके साथ साथ ग्लोबल कोल्ड वॉर के साथ रीजनल कोल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। तो ये देखिए बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ ये जो कोल्ड वॉर था, इट वॉज मोर डेंजरस, क्योंकि अब जो लड़ाई थी वो कहाँ चली गई थी, वो स्पेस में पहुंच गई थी। स्टार वॉर्स जैसे कार्यक्रम अमेरिका ने शुरू किए, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बन गए थे। और 1980 का जो दशक था वो बड़ा खतरनाक लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि विश्व में अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया गलती से भी तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार विश्व को नष्ट किया जा सकता था। तो बहुत चिंता का विषय था। और बहुत सारे एनजीओ, सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स थे, उन्होंने इस बात को सरकारों के सामने रखा। और इस पर बड़ी फिल्में भी बनी थी उस समय कि अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट होता है तो उसके बाद क्या होगा विश्व का, जिससे काफ़ी चिंता विश्व के अंदर उत्पन्न हो रही थी। लेकिन इसी बीच में एक परिवर्तन आया यूएसएसआर में, और यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति। और जो सोवियत संघ में जो स्थिति थी वो भी गंभीर थी इस समय। यहाँ पर आर्थिक सुधारों की बड़ी आवश्यकता थी। तो गोर्बाचोव ने परिवर्तन लाने के लिए दो विशेष जो नीतियाँ थी उनको अपनाया। और ये नीतियाँ क्या थी? पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। तो बड़ी महत्वपूर्ण नीतियाँ थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक और विश्व में कोल्ड वॉर को ख़त्म करने का काम किया, जो टेंशन था उसे समाप्त कर दिया। लेकिन दूसरी ओर उसने सोवियत संघ को समाप्त कर दिया, उसका विघटन कर दिया। तो अब गोर्बाचोव की ये दोनों पॉलिसीज़ अच्छी हैं या बुरी, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने जो काम किया, उसने शीत युद्ध को समाप्त करने का, विश्व में जो टेंशन था उसे समाप्त करने का उन्होंने काम किया। ऑल्दो इट वाज नॉट गुड फॉर यूएसएसआर बिकॉज यूएसएसआर कोलैप्स्ड, डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ दीज टू पॉलिसीज़। तो ये दोनों कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी, क्या पॉलिसीज़ थी जिसने पूरे विश्व के परिदृश्य को बदल दिया, और इनका अर्थ क्या है ये हमें जानना चाहिए। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना। पुनर्रचना किसका? जो सोवियत संघ के अंदर
आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य है, व्यवस्था है, उसकी पुनर्रचना। सोवियत संघ में आपको मालूम है टोटलिटेरियन सिस्टम था, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पर। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी सेंट्रलाइज्ड था। तो अब ये समझ में आ रहा था गोर्बाचोव को कि सोवियत संघ की इकॉनमी को अगर सुधारना है तो इसको ओपन करना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट ग्लासनोस्ट केम फर्स्ट, ओपननेस जिसका मतलब है, ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी। तो खुलापन लाया गया। तो खुलापन लाने के लिए क्या किया गया? आयरन कर्टेन को समाप्त किया गया। वेस्ट और ईस्ट के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। और आप एक सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि एक कमरा है जिसकी खिड़कियां, दरवाजे बरसों से बंद हैं। उस कमरे में बहुत सारा सामान है, कागज़ रखे हुए हैं, और एक दिन अचानक उस कमरे को खोल दिया जाता है, खिड़कियां, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और बाहर जो हवा चल रही है वो कमरे तक पहुंचती है। तो वो क्या करेगी? कमरे में रखे कागज़ों को उड़ा देगी। इसी तरीके से सोवियत संघ में भी हुआ। खुलापन जब आया, ओपननेस जब आई, तब क्या हुआ कि जो विचारों की हवा थी, बाढ़ थी, वो सोवियत संघ में पहुंची। और जो लिबरलिज्म, आज़ादी की बात, आर्थिक आज़ादी की बात, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की बात, ये सारी चीज़ें, ये सारे आइडियाज़ जो अभी तक लौह आवरण की वजह से, सेंसरशिप की वजह से, कठोर सेंसरशिप की वजह से सोवियत संघ के अंदर नहीं जा रही थी, वो अब वहाँ पहुँची। और अब क्या शुरू हुआ? परिवर्तन का काम। अब नए विचार के साथ जो सोवियत संघ के सोवियत्स थे, यानी जो उसके यूनिट्स थे, 15 यूनिट्स थे, रिपब्लिक्स थे, उनमें भी सोवियत संघ से अलग होने का विचार आने लगा। और उन्होंने अपने लिए ऑटोनॉमी की मांग शुरू कर दी। दे स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, पुलिंग अवे फ्रॉम यूएसएसआर। तो सोचिए, अभी तक एक महाशक्ति और एक टोटलिटेरियन स्टेट जहाँ पर सभी शक्तियाँ सेंट्रलाइज्ड थी, अब क्या हुआ? हाथ से शक्ति निकल रही थी, सेंट्रलाइज्ड नहीं रह गई थी। पुल कर रहे थे जो रिपब्लिक्स थे वो बाहर की ओर। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पुनर्रचना का काम शुरू किया गया। आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर पुनर्रचना का काम शुरू किया गया। गोर्बाचोव का जो विचार था, उसका उद्देश्य था राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण। पेरिस्ट्रोइका के माध्यम से गोर्बाचोव ने सरकार के द्वारा जो संचालित थे उद्योग, उनके स्थान पर उन्होंने अर्धमुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तुत करना शुरू किया। और अब क्या किया गया कि विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज थी, मंत्रालय थे, उनको अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत की गई। इन कदमों से क्या हुआ? साम्यवादी विचार में किसी पुनर्जागरण का प्रवेश कराने के बजाय पूरे सोवियत संघ, पूरे सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खुल गया। स्टेट ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया। अभी तक यहाँ का मीडिया कंट्रोल था, लेकिन अब वो खत्म हो गया और पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ ली। और इसके साथ क्या हुआ? सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बदहाल हो रही थी, जहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी आदि की वजह से जनता में असंतोष बढ़ रहा था, अब वो पश्चिमी जो जीवन शैली थी, विचारधारा थी, उसके प्रति आकर्षित होने लगे। तो एक सर्कल घूमकर हम वापस आ गए। 1917 में
इसी तरीके के आर्थिक असंतोष ने साम्यवादी क्रांति को जन्म दिया था। और अब 1989 में एक बार फिर इसी तरीके का जो आर्थिक असंतोष था उसने फिर से एक रिवॉल्यूशन को जन्म दे दिया। ब्रेज़नेव जब यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी कुछ कोशिश की थी कि वे शुरू करें आर्थिक सुधारों को, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे। और बाद में 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इन सुधारों को इंट्रोड्यूस किया। और उनके इन सुधारों ने जहां शीत युद्ध को समाप्त किया तो वहीं सोवियत संघ का भी अंत कर दिया। और फिर अब एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कही जाने लगी। फ्रांसिस फुकुयामा जिन्होंने कहा कि विचारधारा का अंत हो गया, यानी जो अभी तक जो लड़ाई थी वो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में थी, और अब साम्यवाद के पतन के साथ, सोवियत संघ के पतन के साथ ये सिद्ध हो गया कि साम्यवाद विश्व के लिए कारगर नहीं है, पूंजीवाद कारगर है। तो अब तो फिर इतिहास का अंत हो गया। इतिहास तो द्वंद्व से चल रहा था, लेकिन अब कोई द्वंद्व नहीं रह गया। अब यह सुनिश्चित हो गया कि कैपिटलिज्म ही उचित है, और इसलिए इसे ही कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, इसे ही सभी देशों को अपना लेना चाहिए। सो इट इज़ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज़ एंड ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके के विचार दिए जाने लगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ शब्द बताए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप कमेंट में लिखिए। तो मैं इन्हीं शब्दों पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो बनाकर मैं आपके सामने रखूँगी, यानी एक एक टॉपिक पर जिनकी मैंने बात की है। जैसे आपके सामने मैंने कोल्ड वॉर की मीनिंग रखी, मैंने ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान को डिस्कस किया, नाटो और वॉर्सो को मैंने डिस्कस किया, आयरन कर्टेन को मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका को, इसके अतिरिक्त कॉमिनफॉर्म एंड कॉमिनटर्न को मैंने डिस्कस किया। तो लगभग 8-9 जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है, जस्ट आपको उसका मीनिंग बताने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट देन प्लीज़ comment in the comment box, then I will make more in-depth videos about these topics and share with you. So friends, watch all my videos. मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस और भी शेयर किए हैं जो लिबरलिज़म पर हैं, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिबरलिज़म क्या है उसे बताते हैं, अप्रोचेस पर हैं। तो आप उनको भी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे उससे ही एनकरेजमेंट मिलता है। आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ज़्यादा वीडियो चलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं और आपके साथ अपने विचारों को शेयर करूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को पहली बार, तो डू सब्सक्राइब, दैट विल बी गुड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।